हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेंट विल्फ्रेड लॉ कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में कंपनी वाइंड अप के बारे में पढ़ा बाय द ट्रिब्यूनल। उसमें हमने कंपनी लिक्विडेटर के बारे में पढ़ा था, कंपनी परिसमापक के बारे में पढ़ा था, जो कि अपॉइंट करना, जो कि नियुक्त करना बहुत आवश्यक है कंपनी के वाइंड अप के लिए या कंपलसरी वाइंड अप के लिए या वाइंड अप बाय द ट्रिब्यूनल के लिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंपनी लिक्विडेटर के बारे में कि उसका अपॉइंटमेंट किस तरह से किया जाता है, उसका रिमूवल किस तरह से किया जाता है, उसके पावर्स क्या हैं, उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, एटसेट्रा। इन सभी बातों को हम हमारे आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से आप इसे देखिए। सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, कंपनी परिसमापक की नियुक्ति, जो कि हमारे कंपनीज एक्ट के सेक्शन 275 में बताई गई है। आफ्टर पिटीशन याचिका दायर होने के और वाइंड अप ऑर्डर आने से पहले कंपनी ट्रिब्यूनल एक प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट कर सकता है। अगर कंपनी लिक्विडेटर की हम बात करें तो कौन कौन अपॉइंट कर सकता है? सबसे पहला, जैसा मैंने बता दिया, ट्रिब्यूनल अपॉइंट कर देता है और प्रोविजनल लिक्विडेटर भी जो है ट्रिब्यूनल अपॉइंट करता है। दूसरा, बाय द कंपनी और क्रेडिटर्स, वॉलेंट्री वाइंड अप के अंदर कंपनी के द्वारा या फिर कंपनी के क्रेडिटर्स के द्वारा भी परिसमापक नियुक्त किया जा सकता है। वो किस तरह से होगा? फ्रॉम अ पैनल ऑफ प्रोफेशनल मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक ऐसा पैनल बनाया जाएगा प्रोफेशनल का, जो कि किसके द्वारा होगा? केंद्र सरकार के द्वारा। उसके आधार पर कंपनी और क्रेडिटर्स जो है परिसमापक नियुक्त कर सकते हैं। आई रिपीट, सबसे पहले अगर हम कंपलसरी वाइंड अप में बात करें तो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और अगर वॉलंटरी वाइंड अप में बात करें तो कंपनी और क्रेडिटर्स के द्वारा भी परिसमापक नियुक्त किया जा सकता है, जो कि हमारे कंपनीज एक्ट के सेक्शन 275(2) में बताया गया है। और कंपनी वाइंड अप के लिए, कंपनी के परिसमापक के लिए परिसमापक की नियुक्ति जो है परम आवश्यक है। आगे चलते हैं। रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ लिक्विडेटर, जो कि हमारे कंपनीज एक्ट के सेक्शन 276 में बताया गया है। कुछ आधारों पर कंपनी परिसमापक को हटाया जा सकता है, उसे बदला जा सकता है। वो कुछ परिस्थितियां जो हैं वो किस प्रकार की होंगी, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला, मिसकंडक्ट, दुराचरण। अगर कंपनी लिक्विडेटर कंपनी के प्रति कोई मिसकंडक्ट करता है, कोई दुराचरण कंपनी के प्रति उसका दिखाई देता है, तो उसे अपने पद से मुक्त किया जा सकता है, उसे बदला जा सकता है। फ्रॉड और मिसयूज, सेकंड इज फ्रॉड और मिसयूज। वो कंपनी के प्रति किसी तरह का कोई फ्रॉड अगर करता है या कंपनी की आस्तियों का दुर्विनियोग करता है, उनका मिसयूज करता है, उनका गलत इस्तेमाल करता है, तो भी उसे हटाया जा सकता है। एंड द थर्ड इज प्रोफेशनल इनकॉम्पिटेंसी और फेलियर टू एक्सरसाइज ड्यू केयर एंड डिलिजेंस। कोई इस तरह की इनकॉम्पिटेंसी उसके प्रोफेशन के अंदर या अपनी दायित्वों के निर्वहन करने में वो विफल रहता है, या इस तरह की और कोई गतिविधि जिससे वो अपने दायित्व को पूर्ण करने में पीछे रह जाता है, या यूं कहें अपने दायित्व को पूर्ण नहीं कर पाता है, तो भी उसे हटाया जा सकता है। या वो अपने दायित्व का निर्वहन लगन से, जो कि उसे करना आवश्यक है, वो कंपनी के प्रति नहीं कर पाता है, तो भी उसे हटाया जा सकता है। फोर्थ इज इनएबिलिटी टू एक्ट एज प्रोफेशनल और लिक्विडेटर।
अयोग्य हो जाता है, वो अपने प्रोफेशन के लिए या फिर कंपनी लिक्विडेटर के तौर पर वो अयोग्य हो जाता है, तो उस अयोग्यता के आधार पर भी उस परिसमापक को अपने पद से मुक्त किया जा सकता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, फिफ्थ इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हितों में टकराव हो जाता है, हितों में मतभेद हो जाता है कंपनी के हितों के प्रति या लिक्विडेटर के हितों के प्रति, तो उस परिस्थिति में भी परिसमापक को उसके पद से मुक्त किया जा सकता है, उसे हटाया जा सकता है या फिर उसे बदला जा सकता है। तो हमने पढ़ा अपॉइंटमेंट और रिमूवल, रिप्लेसमेंट। अब हम आगे चलते हैं। ऑफिशियल लिक्विडेटर या हम इसे कह सकते हैं सरकारी परिसमापक, जो कि केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक अधिकरण के लिए, हर ट्रिब्यूनल के लिए, एवरी ट्रिब्यूनल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। सरकारी परिसमापक जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर जो अधिकरण हैं उनमें नियुक्त किए जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा। The next is report of company liquidator। हमने रिपोर्ट के बारे में हमारे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि कंपनी परिसमापक एक रिपोर्ट जो है वो पेश करता है। अब वो रिपोर्ट किस तरह से होती है, किस आधार पर पेश की जाती है, कितने समय में पेश की जाती है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। Within 60 days of order, परिसमापक के नियुक्ति का आदेश दिया जाता है। उस आदेश के 60 दिनों के भीतर या कंपनी परिसमापन का आदेश दिया जाता है, उसके 60 दिनों के भीतर एक प्री रिपोर्ट, एक प्रारंभिक रिपोर्ट जो है कंपनी लिक्विडेटर को, ट्रिब्यूनल को पेश करनी आवश्यक है, जरूरी है, जो कि उसके दायित्व के निर्वहन में आता है। अब उसके पर्टिकुलर्स क्या क्या होंगे, या हम यूं कहें उस रिपोर्ट में क्या क्या बातें होना आवश्यक है। तो सबसे पहले नेचर एंड डिटेल्स ऑफ असेट्स, कंपनी की जो आस्तियां हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी और उनकी प्रकृति किस तरह की है, किस नेचर की वो आस्तियां हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी उस रिपोर्ट में होनी आवश्यक है। एंड द सेकंड इज अमाउंट ऑफ कैपिटल इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। ऐसा अमाउंट जो कंपनी के द्वारा इशू किया गया है, सब्सक्राइब किया गया है या पेड अप अमाउंट जो है, उन सब का ब्यौरा उस रिपोर्ट में होना आवश्यक है। एंड द थर्ड इज एग्जिस्टिंग एंड कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, कंपनी के ऊपर किस तरह के दायित्व हैं, चाहे वो आकस्मिक हो या भावी दायित्व हो, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी जो है उस रिपोर्ट में होनी आवश्यक है। And the fourth is debt due to company, name, address and amount। ऐसा ऋण जो कंपनी के माध्यम से दिया गया है उसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी उस रिपोर्ट में होना आवश्यक है। लिस्ट ऑफ contributors and dues payable by them and details of unpaid calls, जो भी कंपनी के प्रति ऋण बकाया हैं या कोई भी जो ड्यू हैं, कंट्रीब्यूटर्स जो कंपनी के मेंबर्स हो सकते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, उनके द्वारा यदि कोई ऐसा ड्यू है जो कंपनी को लेना है, या फिर अनपेड कॉल्स जो हैं उनके बारे में भी संपूर्ण जानकारी उस रिपोर्ट में होना आवश्यक है। डिटेल्स ऑफ ट्रेडमार्क एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द कंपनी, कंपनी के ट्रेडमार्क से जुड़ी हुई बातें या कंपनी की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जिस पर कंपनी का स्वामित्व है, उसकी जानकारी भी उस डिटेल से उस जानकारी को उस रिपोर्ट में होना आवश्यक है।
And the next is details of holding and subsidiary companies. कंपनी की जो होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनीज हैं उनकी जानकारी भी उस रिपोर्ट में होना आवश्यक है. एंड द नेक्स्ट इज डिटेल्स ऑफ लीगल केसेस filed by or against the company. उस रिपोर्ट में उन वादों की जानकारी भी होना जरूरी है जो कंपनी के माध्यम से किए गए हैं या कंपनी के विरुद्ध किए गए हैं. उनकी संपूर्ण जानकारी उस रिपोर्ट में होना आवश्यक है. एंड द नेक्स्ट is any other information which tribunal direct or necessary. और अन्य ऐसी कोई सूचना, अन्य कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके लिए कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने लिक्विडेटर को डायरेक्ट किया है या फिर परम आवश्यक है, इस तरह की सूचनाएं भी उस रिपोर्ट में होना जरूरी है. ये तो पर्टिकुलर्स थे उस रिपोर्ट के. उसके अलावा भी अगर हम बात करें तो और क्या उसे एक्ट परफॉर्म करने होते हैं. फ्रॉडुलेंट एक्ट, अगर कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम, कंपनी के प्रमोशन के टाइम ऐसा कोई कपटपूर्ण एक्ट किया गया है, ऐसा कोई फ्रॉडुलेंट एक्ट किया गया है, तो उसकी भी जानकारी उस रिपोर्ट में दी जानी चाहिए या लिक्विडेटर द्वारा ट्रिब्यूनल को दी जानी चाहिए. Advice for probability of progress of business and how assets increase. उसके अतिरिक्त एक कंपनी परिसमापक अपनी सलाह भी अधिकरण को दे सकता है कि किस तरह से परिसमापन अवधि के समय जो व्यापार कंपनी के हित में है, जिसे चालू रखा गया है, उसे किस तरह से बढ़ाया जा सकता है या कंपनी की जो आस्तियां हैं उन्हें किस तरह से बढ़ाया जा सकता है जिससे कंपनी अपने दायित्वों का निर्वहन उचित तौर पे कर पाए. अदर रिपोर्ट, और अन्य ऐसी कोई रिपोर्ट जो लिक्विडेटर को आवश्यक लगती है तो वह उसे जो है ट्रिब्यूनल को देगा. अब हम पढ़ते हैं कस्टडी ऑफ कंपनीज प्रॉपर्टी, जो कि हमारे कंपनी अधिनियम की धारा 283 283 में है. परिसमापक अपने पद पर नियुक्त होने के साथ ही कंपनी की जो आस्तियां हैं उनके ऊपर अधिग्रहण कर लेता है, उनको अपने कब्जे में ले लेता है. तो इस तरह की जो कस्टडी होगी वो लिक्विडेटर की कस्टडी के साथ ही एक अधिकरण की कस्टडी भी कहलाएगी, या यूं कहें वो कहलाएगी कि वो जो है अधिकरण की कस्टडी में वो संपत्ति है यदि वो लिक्विडेटर के अधिग्रहण में है. तो रेंट लीज, यदि कोई ऐसी संपत्ति जिसे कंपनी ने किराए पर या पट्टे पर दे रखा है और उस संपत्ति की जो कस्टडी है, उस प्रॉपर्टी की जो कस्टडी है वो परिसमापक के पास में चली गई है, तो ऐसा किराया या ऐसी पट्टा अवधि उसी समय समाप्त हो जाएगी और वो संपत्ति जो है कंपनी लिक्विडेटर की कस्टडी में चली जाएगी. और यदि कंपनी ने ऐसी कोई संपत्ति किराए पर ले रखी है, पट्टे पर ले रखी है, तो जब तक उस पट्टे की अंतिम किस्त तक वो कंपनी नहीं चुका देती है तब तक उस पर कंपनी का अधिकार नहीं होगा. एंड नेक्स्ट इज प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स एटसेट्रा टू कोऑपरेट, जो कि हमारे कंपनीज एक्ट के सेक्शन 284 में बताया गया है. कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, उनका दायित्व बनता है वो लिक्विडेटर के प्रति कोऑपरेट करें, उसे जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति में उसकी मदद करें. यदि इस
तरह का कार्य करने में डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स जो हैं फेल हो जाते हैं तो उन्हें इसका दंड चुकाना पड़ता है, जो कि 6 महीने का इम्प्रिजमेंट हो सकता है या फिर 50,000 तक का फाइन हो सकता है या फिर दोनों दिए जा सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज एडवाइजरी कमेटी। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि एक एडवाइजरी कमेटी, एक सलाहकार, एक मार्गदर्शक समिति भी लिक्विडेटर के द्वारा, परिसमापक के द्वारा बनाई जाती है। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। एडवाइजरी कमेटी जो कि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 287 में बताई गई है। एडवाइजरी कमेटी का काम होता है लिक्विडेटर को उसके बारे में एडवाइस देना, कंपनी परिसमापन के बारे में एडवाइस देना, लेकिन यह आवश्यक है कि उस एडवाइजरी कमेटी में 12 से ज़्यादा सदस्य नहीं होंगे, नॉट मोर देन 12 मेंबर्स। जो एडवाइजरी कमेटी है उसके पास में भी अधिकार होगा, वो जांच कर सकती है, इंस्पेक्ट कर सकती है कंपनी के जो खाते हैं, कंपनी के जो रिकॉर्ड हैं, उनके बारे में वो जानकारी जुटा सकती है। अब उस एडवाइजरी कमेटी के मेंबर कौन हो सकते हैं? उस एडवाइजरी कमेटी के मेंबर होंगे या तो क्रेडिटर्स या कंपनी के कंट्रीब्यूटर्स या अन्य कोई ऐसा संबंधित व्यक्ति जो उस परिसमापन या कंपनी से संबंधित है, ऐसे व्यक्ति जो हैं उसके सदस्य हो सकते हैं। आगे चलते हैं। पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ कंपनी लिक्विडेटर। कंपनी परिसमापक की शक्तियां क्या हैं, कंपनी परिसमापक के दायित्व क्या हैं, जो कि हमारे कंपनीज एक्ट के सेक्शन 290 में बताए गए हैं। सबसे पहले हम उसकी पावर्स के बारे में पढ़ते हैं कि एक परिसमापक की शक्तियां क्या क्या हैं। कंपनी परिसमापक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल 2 तरीके से कर सकता है। पहला, अधिकरण की अनुमति से, और दूसरा अधिकरण की अनुमति के बिना। कुछ शक्तियां ऐसी हैं जिनका जो इस्तेमाल है वो अधिकरण की अनुमति से ही कर सकता है, और कुछ शक्तियां ऐसी हैं जिनके लिए अधिकरण की अनुमति आवश्यक नहीं है। और तीसरा, जो ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट हैं, कोई दूभर संविदाएं हैं, उसके लिए भी कंपनी लिक्विडेटर को अधिकरण की, ट्रिब्यूनल की परमिशन की आवश्यकता है। तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं विद द परमिशन ऑफ ट्रिब्यूनल। अधिकरण की अनुमति से वो उसे किस तरह की शक्तियां प्राप्त हैं या किस तरह की शक्तियों का वो इस्तेमाल कर सकता है। फर्स्ट, टू कैरी ऑन बिजनेस। कंपनी परिसमापन के आदेश के बाद कंपनी के हित से जुड़ा हुआ व्यापार अगर कोई चालू रखना है तो उसके लिए अधिकरण की अनुमति आवश्यक है। सेकंड, सेल द कंपनी असेट्स। कंपनी की मूवेबल, इमूवेबल या एक्शनेबल क्लेम्स जो है, इस तरह की जो आस्तियां हैं, अगर उससे बेचना है, उसे सेल करना है, तो उसके लिए भी लिक्विडेटर को कंपनी ट्रिब्यूनल की आवश्यकता होगी, परमिशन की आवश्यकता होगी। एंड द थर्ड इज टू इंस्टीट्यूट और डिफेंड एनी सू, प्रोसिक्यूशन, पिटीशन एटसेट्रा, चाहे सिविल हो या क्रिमिनल हो, उसके पास कंपनी अधिकरण की अनुमति के बाद ही उसे वो शक्ति प्राप्त होगी कि वो कंपनी के लिए, कंपनी की तरफ से, कंपनी के विरुद्ध जो है इस तरह के वादों का संचालन करे। क्रेडिट ऑन कंपनी सिक्योरिटी और असेट्स। कंपनी परिसमापक द्वारा यदि कंपनी परिसमापन के लिए कोई ऋण की आवश्यकता है या उस परिसमापन के लिए किसी ऐसे क्रेडिट को लेना आवश्यक है जो कि कंपनी की प्रतिभूतियों पर, कंपनी की संपत्ति की प्रतिभूतियों पर लिया जा रहा है, तो उसके लिए ट्रिब्यूनल की परमिशन की आवश्यकता होगी। एनी अदर एक्शन फॉर वाइंड अप and
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स। ऐसी अन्य कोई गतिविधियां जो परिसमापन से जुड़ी हुई है या वितरण, कंपनी की आस्तियों के वितरण से संबंधित गतिविधियों के लिए उसे कंपनी ट्रिब्यूनल की परमिशन जरूरी है। टू रेज द रिक्वायर्ड मनी एज सिक्योरिटी ऑफ असेट्स, कंपनी की जो आस्तियां हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो पैसा खर्च किया जा रहा है या ऐसे पैसे की आवश्यकता है, उसके लिए भी उसे कंपनी ट्रिब्यूनल के परमिशन की आवश्यकता होगी। टू अपॉइंट एन एडवोकेट, अटॉर्नी और टू अपीयर बिफोर द कोर्ट टू असिस्ट हिम इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज, उसे यदि कोई एडवोकेट या अटॉर्नी अपॉइंट करना है जो कि उसे असिस्ट करेगा अपनी ड्यूटीज़ के परफॉर्मेंस में, तो उसके लिए भी उसे जो है ट्रिब्यूनल के परमिशन की आवश्यकता होगी। टू इंस्पेक्ट द रिकॉर्ड एंड रिटर्न्स, कंपनी के रिकॉर्ड या कंपनी के जो रिटर्न्स हैं उन्हें इंस्पेक्ट करने के लिए भी अधिकरण की अनुमति आवश्यक है। टू ड्रॉ, एक्सेप्ट एंड एंडोर्स एनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, ऐसे कोई क्रम में लिखित है या ऐसे कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, उनके एंडोर्स के लिए, उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए कंपनी के बिहाफ पर जो वो कर रहा है उसके लिए भी ट्रिब्यूनल की अनुमति की आवश्यकता है। टू टेक ऑल सच एक्शंस फॉर साइन एनी पेपर एटसेट्रा एज मे बी नेसेसरी फॉर वाइंड अप, कंपनी के परिसमापन से जुड़े हुए अन्य कोई इस तरह के एक्शन या कोई पेपर उसे साइन करना है कंपनी के बिहाफ पर, तो उसके लिए भी जो है अधिकरण की अनुमति आवश्यक है। टू अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल फॉर सच ऑर्डर और डायरेक्शन, अधिकरण में इस तरह के आदेशों के लिए टू अप्लाई टू द डायरेक्ट ट्रिब्यूनल फॉर सच ऑर्डर एंड डायरेक्शन, ऐसे कोई आदेश या ऐसे कोई निर्देशों की उसे आवश्यकता है तो उसके लिए उसे अधिकरण में आवेदन करना होगा, या ऐसे कोई दिशा निर्देश जिसके लिए कंपनी अधिकरण द्वारा आदेशित है तो उसके लिए उसे उसकी अधिकरण की अनुमति की आवश्यकता होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं विदाउट परमिशन, ऐसे अधिकार या ऐसी शक्तियां जिसे अधिकरण की अनुमति के बिना भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि सेक्शन 290 सबसेक्शन 2 में बताई गई है। सबसे पहला, टू डू ऑल एक्ट्स एंड एग्जीक्यूट इन द नेम एंड अदर एंड फॉर दैट पर्पस टू यूज व्हेन नेसेसरी द कंपनी सील। हमने पहले बताया कि ऐसे कोई पेपर जिसे वो साइन करना आवश्यक है कंपनी के बिहाफ पर, तो उसे अधिकरण की अनुमति की आवश्यकता है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं यदि उसे कंपनी की सील की इस्तेमाल करने की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए अधिकरण की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अपॉइंट एन एजेंट, एक अभिकर्ता एक एजेंट नियुक्त करने के लिए उससे अधिकरण की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, वो उसे नियुक्त कर सकता है। इंस्पेक्ट कंपनी रजिस्टर रिकॉर्ड ऑन रजिस्ट्रार ऑफिस, रजिस्ट्रार के कार्यालय में कंपनी के रजिस्टर, कंपनी के रिकॉर्ड को अगर वो इंस्पेक्ट करना चाहता है तो वह कर सकता है। उसके लिए उसे किसी तरह के कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह के शुल्क के लिए किसी तरह की अनुमति की अधिकरण द्वारा आवश्यकता नहीं है। टेक एक्शन ऑन अनपेड अमाउंट ऑफ कंपनी, ऐसा कोई अमाउंट जो अनपेड है उसके लिए वो अगर कोई एक्शन लेता है तो अधिकरण की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। एक्सेप्ट एंड एंडोर्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट
bond, bills of exchange on behalf of the company. इस तरह के negotiable instrument, bond और bills of exchange विनिमय पत्र, इनको भुगतान करने के लिए या स्वीकार करने के लिए कंपनी के बिहाफ पर उसे किसी तरह की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, किसी तरह की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। और ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट जो मैं बता चुका हूं, इसके लिए परमिशन की आवश्यकता है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं व्हाट इज द ड्यूटीज। लिक्विडेटर की ड्यूटीज क्या होंगी। फर्स्ट, रिपोर्ट टू ट्रिब्यूनल विद इन 60 डेज। सबसे पहला उसका दायित्व बनता है, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो 60 दिनों के भीतर अपनी नियुक्ति या परिसमापन आदेश के 60 दिनों के भीतर जो रिपोर्ट है वो ट्रिब्यूनल को आवश्यक रूप से पेश करे। सेंड एक्स्ट्रा रिपोर्ट, उसका दायित्व बनता है कि उस रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य कोई रिपोर्ट जो उसे लगता है आवश्यक है परिसमापन के लिए, तो वो उसे भेज सकता है अधिकरण में, ये उसका दायित्व बनता है, लेकिन उसके लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। टेक पोजीशन ऑन कंपनी असेट्स, ये उसका दायित्व बनता है कि जो कंपनी की आस्तियां हैं या जिस कंपनी के परिसमापन के लिए उसे नियुक्त किया गया है, उसकी जो असेट्स हैं उसको वो अपनी कस्टडी में ले ले, उसको अपने नियंत्रण में ले ले। And the fourth is control on management and distribution of company assets. ये उसका दायित्व बनता है कि कंपनी के प्रबंध को, आस्तियों के साथ में कंपनी के प्रबंध को और इस तरह के वितरण जो परिसमापन अवधि में किया जाना है उसको अपने नियंत्रण में वो पूर्ण रूप से ले ले। कॉल मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटर्स, आवश्यक होने पर वो जो उसके क्रेडिटर्स हैं, कंपनी के क्रेडिटर्स हैं और कंट्रीब्यूटर्स हैं, उनकी बैठक बुला सकता है, उनकी मीटिंग बुला सकता है। लेकिन कंट्रीब्यूटर्स भी अगर इस तरह की मीटिंग की डिमांड करते हैं तो भी वो मीटिंग बुलाई जा सकती है। उसके लिए कम से कम 10% कंट्रीब्यूटर्स का साथ में आना आवश्यक है। टेक डायरेक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल टाइम टू टाइम, उसका दायित्व बनता है कि अधिकरण के दिशा निर्देशों का वो पूर्ण रूप से पालन करे और ऐसे दिशा निर्देशों की समय समय पर अधिकरण से मांग करता रहे जो परिसमापन के लिए आवश्यक है। अप टू डेट द रिकॉर्ड एंड रजिस्टर, परिसमापक का ये सबसे बड़ा दायित्व है कि वो कंपनी के जो रजिस्टर हैं, कंपनी के जो रिकॉर्ड हैं, उन्हें अद्यतन करता रहे, उन्हें अप टू डेट करता रहे, उन्हें किसी भी तरह की कोई पेंडेंसी ना रहे। इंस्पेक्ट एंड एग्जामाइन कंपनी अकाउंट्स, कंपनी के जो आय व्यय से संबंधित खाते हैं उनको वो इंस्पेक्ट करता रहे, उनको समय समय पर जांचता रहे, जिससे परिसमापन में किसी तरह की कोई त्रुटि ना रहे। तो ऐसा उसका दायित्व बनता है। एडवाइजरी कमेटी, जैसे हमने बताया, उसकी शक्तियों में आता है कि वो एडवाइजरी कमेटी बनाए, तो साथ में वो उसका दायित्व भी है कि वो ऐसी मार्गदर्शक समिति आवश्यक रूप से बनाए जो कि परिसमापन के मार्गदर्शन में आवश्यक रूप रखती है। डिस्ट्रीब्यूट रिमेन अमाउंट इन कंट्रीब्यूटर्स, कंपनी के दायित्वों को पूर्ण करने के बाद में, कंपनी के दायित्वों का पूर्ण रूप से निर्वहन करने के बाद में जो अमाउंट कंपनी के पास में शेष बचता है, ऐसा कोई राशि जो कंपनी के पास में बचती है, तो उस अमाउंट को कंट्रीब्यूटर्स में प्रायोरिटी बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जो अनुपातिक आधार है उसके आधार पर उनमें वितरण इस तरह की राशि का कर दिया जाएगा। पेंडिंग वाइंड अप, परिसमापन आदेश आने के 1 साल के भीतर भी यदि किसी कंपनी का परिसमापन नहीं हो पाता है तो
उसके दायित्व क्या बनते हैं? सबसे पहला उसका दायित्व बनता है कि परिसमापन आदेश के 1 साल पूर्ण होने के बाद भी यदि परिसमापन पूरा नहीं हो पाता है तो उसे हर साल ऑडिट रिपोर्ट जो है ट्रिब्यूनल को भेजनी आवश्यक हो जाती है। हर साल उसे जो ऑडिट रिपोर्ट है वो भेजनी होगी, ये उसका सबसे बड़ा दायित्व होगा। हमने पावर्स पढ़ी, हमने उसकी ड्यूटीज पढ़ी। अब हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज एंड कंटिन्यू ऑफ लिक्विडेटर पावर्स। वो अपनी शक्तियां हैं उन्हें किस तरह से इस्तेमाल करता है या किस तरह से उन्हें एक्सरसाइज करता है, तो जो कि हमारे कंपनीज एक्ट के सेक्शन 292 में बताया गया है। ऐसी पावर्स को जो एक्सरसाइज है वो या तो हमने पढ़ा अधिकरण के माध्यम से कर सकता है या फिर क्रेडिटर्स और कंट्रीब्यूटर्स के माध्यम से कर सकता है, जो मेजॉरिटी के आधार पर ऐसा किया गया है। आई रिपीट, ऐसी पावर को जो एक्सरसाइज है वो या तो अधिकरण के माध्यम से, जैसा हमने पढ़ा अधिकरण से प्रदत्त उसको जो शक्तियां हैं, या फिर जो कंट्रीब्यूटर्स या क्रेडिटर्स जिन्होंने उसे मेजॉरिटी बेस पर अपॉइंट करवाया है, तो उन्हीं के माध्यम से वो उन शक्तियों का जो है निर्वहन कर सकता है, उन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। और इतना सब कंप्लीट होने के बाद में, जो हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, इतना सब पूरा होने के बाद में जो है कंपनी का डिसॉल्यूशन कर दिया जाता है, कंपनी का विघटन कर दिया जाता है, जो कि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 302 में बताया गया है। ये सारे अफेयर्स कंप्लीट होने के बाद में, अफेयर्स कंप्लीटली वाउंड अप, ये परिसमापन के जो आदेश हैं ये सब पूर्ण होने के बाद में, या परिसमापन के जो अफेयर्स हैं, जो कार्यकलाप हैं, ये पूर्ण होने के बाद में जो लिक्विडेटर है वो एक आवेदन करता है अधिकरण को कि ये सभी जो कंपनी की जो बकाया कार्यकलाप थे इनको पूर्ण कर दिया गया है, तो अब कंपनी का विघटन कर दिया जाए। तो ऐसे आवेदन पर अधिकरण जो है विघटन का आदेश पारित कर देता है और कंपनी का जो है विघटन हो जाता है, कंपनी का डिसॉल्यूशन हो जाता है। ऐसा आदेश पारित होने के बाद में लिक्विडेटर का ऐसा दायित्व बनता है कि वो 30 दिनों के भीतर ऐसे डिसॉल्यूशन के ऑर्डर के 30 डेज के अंदर कंपनी रजिस्ट्रार को वो जो रिपोर्ट है वो भेजे, और इस तरह से कंपनी का विघटन पूर्ण मान लिया जाता है। हमने कंपनी वाइंड अप और उसके डिसॉल्यूशन के बारे में पढ़ लिया है, लेकिन कंपनीज एक्ट के सेक्शन 303 में इस तरह के परिसमापन के विरुद्ध अपील के प्रावधान भी दिए गए हैं। ऐसे वाइंड अप के लिए अपील की जा सकती है, जो कि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 303 में बताया गया है। इसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ये अपील की जा सकती है। हमने पढ़ा कंपलसरी वाइंड अप हमने पढ़ा, उसके बाद में ट्रिब्यूनल के बारे में हमने पढ़ा, आज हमने लिक्विडेटर के बारे में पढ़ा। और इसी के साथ जो कंपनी का जो परिसमापन है, जो कंपनी का कंपलसरी जो वाइंड अप है वो पूरा होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड लाइक इट। थैंक यू। At St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.